हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को कवर किया जा रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका कुछ साथियों द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो करंट अफेयर है उसको भी कवर कराया जाए, तो घटनासार करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर था उसको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। जो अगला करंट अफेयर आएगा जो यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके पब्लिश किया जाता है, चाहे वो घटना चक्र द्वारा हो गया या फिर से आपके घटनासार द्वारा जो पब्लिश किया जाता है, तो वो जब आएगा तो फिर उसको प्रॉपर आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अभी जो है आप लोग रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज को ज़रूर सॉल्व करिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट सीरीज सॉल्व किए आप लोग जो है अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फिर समझिए कि यह एक बेवकूफ़ी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कहीं से भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही करें, कहीं से भी करें, लेकिन टेस्ट सीरीज को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिससे कम से कम एक आइडिया ये लग जाता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, किस स्तर तक है, और कब किस पे या किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पढ़ने के साथ साथ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करते रहिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका फ़ायदा आप लोगों को जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, उस समय पता चलेगा कि इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, नचिकेत मौर्य समिति द्वारा जो है भुगतान बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया था। देखिए, नचिकेत मौर्य समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। और इस समिति का अगर हम गठन पूछ ले तो 2013 में इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल या वाणिज्यिक पत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देसी बैंकर को इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र, इन तीनों को जो है संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में मुद्रा बाजार जो एकीकृत इकाई नहीं है, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक संगठित और दूसरा असंगठित। अगर हम असंगठित मुद्रा बाजार की बात करें तो इसमें आता है अनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए आ जाते हैं। ठीक है, देसी बैंकर आ जाते हैं, साहूकार जो है या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि संगठित क्षेत्र में ट्रेजरी बिल्स हो गया, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक बिल और माल मुद्रा बाजार जो है यह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड अर्थात सेबी को जो है सांविधिक दर्जा दिया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, सेबी अधिनियम 1992 द्वारा। देखिए 12 अप्रैल 1988 को देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सेबी की स्थापना जो है पहले ही हो गई थी, लेकिन सेबी अधिनियम जो है पारित कब किया गया था? बाद में। सेबी की स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को ही एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन सेबी अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1992 में पारित किया गया था, और 1992 में सेबी अधिनियम पारित करके इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। उसके पहले 1992 के पहले जो सेबी है वो एक गैर सांविधिक निकाय था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले तो भी जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी और एसबीआई उपरोक्त में से कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक स्पॉन्सर में सम्मिलित है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, आईडीबीआई, एलआईसी और जीआईसी, यह तीनों शामिल है, जबकि एसबीआई इसमें शामिल नहीं है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो 1992 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह 1994 से परिचालन में मतलब कार्य करना शुरू किया। और इसका जो प्रवर्तक है वो आईडीबीआई है, तथा स्पॉन्सर करने वालों में आईडीबीआई, इसके अतिरिक्त जो है वह एलआईसी और जीआईसी भी शामिल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईडीबीआई जो है इसका प्रवर्तक है, और स्पॉन्सर करने वालों में आईडीबीआई भी है, इसके अतिरिक्त एलआईसी और जीआईसी शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है।
संवेदी सूचकांक आधारित है किस पे? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 50 जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उस पे। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 3 महत्वपूर्ण स्टॉक हैं, या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 50 महत्वपूर्ण सूचकांक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSI में जो 30 महत्वपूर्ण स्टॉक हैं उससे संवेदी सूचकांक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत में अमीरों और गरीबों दोनों कुपोषित हैं। भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। बताइए इसमें सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा जो क्या कह रहा है कि भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है, ये गलत है। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन जो है इतना ज़्यादा होता है कि दूसरे देशों को क्या है कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसका जो रख रखाव है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 15 से 20%, 10 से 15% खाद्यान्न जो है सरकारी गोदामों में सड़ जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन होता है पर्याप्त, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसका जो जिनके साथ जो है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, समाज के निम्न तबके या फिर से जिनको भोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सब सरकार जो है उन सब को जो है मुहैया कराने में अब कहीं न कहीं देखा जाए तो विफल हो जाती है, और यह जो है बहुत ज़्यादा खाना या कह सकते हैं कि खाद्यान्न जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? IPO, बुल बिल्डिंग, स्प्रेड। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन तीनों का उपयोग किया था, IPO का भी, बुक बिल्डिंग का भी और स्प्रेड का भी। ठीक है, अगर हम IPO की बात करें तो जब कोई कंपनी पहली बार जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग होने के लिए वो अपना IPO लाती है। जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है तो उसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और बुक बिल्डिंग, ठीक है, बुक बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और स्प्रेड जो है वह शेयर के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। जो शेयर है जितने में खरीदा गया जितने में बेचा गया इसके बीच का जो अंतर है उसको स्प्रेड कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रभाव प्रमुख प्रभाव है? अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, निवेश व्यय में कमी आएगी। अगर ब्याज दर बढ़ जाता है तो जो निवेश हो रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये होगा कि अगर हम यहाँ पे निवेश करते हैं और किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो यहाँ पे हमें जो ब्याज है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर ब्याज दर बहुत ज़्यादा है तो इससे जो है निवेश व्यय में कमी आएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने से निवेश व्यय में कमी आती है, क्योंकि इससे धन की लागत में जो है क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजेल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंजेल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। बताइए इसमें सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए 1990 में लुप्त होती महिलाएं का विचार निम्न में से किसने दिया था? लुप्त होती महिलाएं का विचार किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन द्वारा। देखिए, यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते 1990 में लुप्त होती महिलाओं का जो विचार है वह नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोच्चि में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है वह हिसार में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा में है। पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है वह अहमदाबाद में है, न कि नोएडा में। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। KGFC मॉडल का पूर्ण रूप क्या है, या कह सकते हैं कि KGFC मॉडल है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज को शॉर्ट फॉर्म में KGFC कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की स्थापना 1997 में,
ट्राइसेम ट्राइसेम की जो स्थापना है वो की गई थी 1979 में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना 1980 में। और काम के बदले अनाज 2010 में। तो इसमें पूछ रहा कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। काम के बदले अनाज योजना का जो प्रारंभ है वह 2004 में किया गया था, न कि 2010 में। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत का कृषि निगम जो है इसमें शामिल नहीं है, जबकि भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम और कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसमें शामिल हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को क्या कहा जाता है। आयात की गई वस्तुओं के कारण जब मूल्यों में वृद्धि होती है तो इसको हम कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है। वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था कि इसका प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में यह पूछ रहा है। और यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। और यह भारतीय विचार है और इसकी शुरुआत जो है 2011-12 के संघीय बजट में की गई थी प्रभावी राजस्व घाटे की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। प्रभावी राजस्व घाटे की अगर हम बात करें तो राजस्व घाटे का एक संशोधित प्रमाण है जिसमें राजस्व का वह भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सृजित की गई है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं राजस्व, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। मान लीजिए कि केंद्र द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है ना। ठीक है, तो मान लीजिए केंद्र जो है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं यूपी सरकार को केंद्रीय बजट से 10 रुपया एलोकेट करती है। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट द्वारा इस 10 रुपये में से 3 रुपये या कह सकते हैं कि 4 रुपये का प्रयोग किया गया, किसमें, पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किया गया 4 रुपये का प्रयोग। ठीक है, और 6 रुपये का प्रयोग किया गया है आपके राजस्व व्यय में किया गया है, जबकि 4 रुपये का प्रयोग किया गया है पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से, पूंजी उद्योग में इसका व्यय किया गया है। तो जो इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटे की जो गणना होती है वह इस 4 रुपये को माइनस करके 6 रुपये पे की जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 रुपये का जो प्रयोग किया गया है वह पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, जो आने वाले समय में हमें कह सकते हैं कि जैसे जो नहीं होता है कि आज हम निवेश कर रहे हैं तो कल हमें लाभ मिलेगा। तो पूंजीगत निर्माण से जो उद्योग मतलब निवेश किया जाता है उससे हमें भविष्य में लाभ मिलता है। तो इसको हटा दिया जाता है जब प्रभावी राजस्व घाटे की गणना होती है। प्रभावी राजस्व घाटे की जब गणना होती है तो पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से खर्च किए गए धन को माइनस करके उसके बाद घाटे की गणना की जाती है और फिर जो प्राप्त होता है उसको प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं सीधा सिंपल मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, एमएसएफ में वृद्धि। यह जो है इसके अनुकूल नहीं है, जबकि रिवर्स रेपो दर, सीआरआर में कमी और बैंक दर में कटौती, यह तीनों जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने के प्रमाण है। ठीक है, जबकि इसमें अगर एमएसएफ में वृद्धि हम क्या बोलें तो यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनरावृत्ति नीति अपनाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें सब्सिडी भी दिया जाता है और प्रगतिशील कराधान भी लगाया जाता है। तो ए और दो दोनों सही हैं। बोल्ट ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। बोल्ट में जो ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है इसमें ओ का तात्पर्य क्या है, ओ किसे इंडिकेट करता है। ओ का मतलब है ऑन, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। किस प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश जो होता है और विदेशी संस्थागत जो निवेश होता है इसमें पलायन का भय होता है। ठीक है, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत की अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और हर एक ही सही व्याख्या करता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। यह पहला कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। यह योजना केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित है। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह केवल बीपीएल परिवारों के लिए नहीं है, इसका यह मतलब सभी के लिए है। ठीक है, बीपीएल परिवारों तक सीमित था। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो यह बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था, लेकिन 2018 में इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यह सभी के लिए है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति में ऋण की जो वास्तविक लागत है यह बढ़ जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो किस पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परिवहन और संचार के विकास पर। परिवहन और संचार के विकास होने से जो है कहीं विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी छोटी सी घटना हो रही है, आपको तुरंत जो है उसकी खबर हो लग जा रही है न्यूज़, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यही कह रहा है कि यह एक वैश्विक गाँव हो रहा है, कहाँ पे क्या घटना हो रही है, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जानकारी हमें पल भर में प्राप्त हो जाती है, जो कि एक वैश्विक गाँव बन गया है। और यह भविष्यवाणी की गई थी मार्शल मैकलुहान द्वारा। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन लुम्बिनी, नेपाल में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन, यूके में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में हुआ था। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वाड नेताओं का जो शिखर सम्मेलन 2022 में टोक्यो, जापान में हुआ था, इस बैठक में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, न कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। एंथनी अल्बानीस ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव हो, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की जा रही है ईमानदारी के साथ, तो फिर चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव हो तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट देखिए, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस को इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका और तीसरा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। इसमें पूछ रहा है कि सही कथन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और भारत इसमें 54वें स्थान पे है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस जो जारी किया गया था इसमें पहले स्थान पे फ्रांस नहीं है, पहले स्थान पे है जापान। ठीक है, पहले स्थान पे जापान है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन हाल ही में 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, नवीन जिंदल या सुधा डिराव? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव बजाज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया, और यह पुस्तक उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में दोनों कथन सही हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे इनका जो मूल रचना है उसका नाम है रेत समाधि, और टॉम्ब ऑफ सैंड जो है इसका अनुवाद किया गया है इंग्लिश में। रेत समाधि का अनुवाद इंग्लिश में किया गया था जिसे टॉम्ब ऑफ सैंड कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि किस लेखिका द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया था? ठीक है, यह अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा था, तो आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का प्रारंभ किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, समर्थ नाम से। ठीक है, लेकर हम बात करें, देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन समर्थ का प्रारंभ किया गया है।
द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में पहला स्थान पे कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना। वियना के ऑस्ट्रिया जो है वह जो है सबसे रहने योग्य सबसे शहरों में पहले स्थान पे है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें भारतीय शहरों की, तो इसमें देखिए नई दिल्ली जो है 112वें स्थान पे है और मुंबई जो है 117वें स्थान पे है। ठीक है, दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें स्थान पे है। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रिकों को रवाना किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है चाइना द्वारा। जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। देखिए जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत की चिल्का झील में किया गया और इसका आयोजन जो है वह चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया था। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुंबई को। देखिए जून 2022 में जो संपन्न हुई थी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी, इसमें मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में मुंबई को पराजित किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस का प्रायोगिक प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमनदीप सिंह गिल को। अंकटार द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में 45 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान क्या था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, 7वें स्थान पे। भारत जो है निवेश के मामले में, वैश्विक निवेश के मामले में 7वां देश है जहां पे सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये पूछ भी सकता है कि यह निवेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व निवेश रिपोर्ट, तो अंकटार द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता देखिए जो है कि स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की कीमतों में गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है IIM अहमदाबाद द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन पहला जो है राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल सरकार द्वारा। देखिए केरल विधानसभा द्वारा 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि या कह सकते हैं कि उद्घाटन किए थे इन्होंने। बोगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य किया गया? इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऑप्शन ए जो है वो सही है। और ये भी पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है साथियों वो बांग्लादेश के मोला और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में किया गया था। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारुदत्त मिश्रा को। देखिए ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया था और प्रकृति संरक्षण हेतु यह पुरस्कार ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड द्वारा दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड में नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडूरेंस मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? जो एंडूरेंस मिशन लॉन्च किया गया है नासा द्वारा नॉर्वे के स्वालबार्ड में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पर जीवन संभव क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव क्या है इसकी जानकारी का जो है पता लगाना।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पहली बार योगासन और मलखंभ को भी शामिल किया गया था। ठीक है, और अगर इसका शुभंकर पूछ ले तो इसका शुभंकर था वीरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसे केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामेश्वरन अय्यर को। रामेश्वरन अय्यर को केंद्र सरकार द्वारा 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले अमिताभ कांत थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों कथन सही है। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न किया गया था? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसका जो सम्मेलन का जो सम्मेलन जो है वह नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइबर राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल सरकार द्वारा। तो ये था लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपकी टेस्ट सीरीज इसी तरह अनवरत चलती रहेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाते, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।